आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो राजा महाराजाओं के ज़माने की है। तब एक पहलवान जिसमें अपार ताकत हुआ करती थी, उसकी शादी एक बहुत ही सुंदर लड़की के साथ में हो जाती है। शादी होने के बाद दुल्हन को वो अपने घर ले आता है। कुछ दिन तक तो उसके साथ रहता है, लेकिन दुल्हन उससे कहने लगती है कि ऐसे कैसे काम चलेगा, कुछ कमाना धमाना भी चाहिए, कुछ कमाने धमाने के लिए तुम राजा के पास जाओ, वहाँ पर जाकर नौकरी कर लो। तो यहाँ पर जो पहलवान होता है अपनी पत्नी की बात मान जाता है और सीधा यहाँ पर राजा के पास पहुँच जाता है और राजा से कहने लगता है कि जो काम आपकी सेना नहीं कर पाएगी वो काम मैं करूंगा। पहलवान की ताकत को देखकर, उसके आत्मविश्वास को देखकर राजा को भी लगता है कि ठीक है, इसे रख लिया जाए। दोस्तों, उसके बाद उस पहलवान को राजा अपने पास रख लेते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और एक दिन का वाक़या होता है। यहाँ पर जो राजा होते हैं वो पहलवान के गाँव की तरफ से जा रहे होते हैं, तो वो सोचते हैं क्यों ना पहलवान के घर भी जाकर देखा जाए, इसका घर परिवार कैसा है। तो राजा अपने मंत्री के साथ पहलवान के घर पहुंच जाते हैं और जब वो घर पहुंचते हैं तो सामने उसकी पत्नी होती है। बड़े अच्छे से उनका स्वागत किया जाता है और अच्छे से ही उन्हें खाना खिलाया जाता है। अब राजा यहाँ पर उस पत्नी को देखकर एकदम मन में सोच बैठता है कि ये तो मेरी रानी से भी सुंदर है, इसकी शादी इस पहलवान के साथ कैसे हो गई। अब ये मन ही मन सोचने लगता है कि इसकी शादी मेरे साथ होनी चाहिए, ये तो महलों की रानी होनी चाहिए। अब वो इस तरह का विचार लेकर अपने मंत्री से कहने लगता है कि मंत्री, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये औरत जो सामने हमारे है ये राज में होनी चाहिए, इसको रानी बनकर रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर वो कुछ नहीं कह पाते, वो दोनों के दोनों वापस तुरंत अपने राजमहल में चले जाते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे और समय बीतने लगता है। अब यहाँ पर जो राजा होते हैं उनकी माँ अचानक ही बीमार हो जाती है और बीमार भी इतनी ज़्यादा हो जाती है जो तमाम तरह के वहाँ पर जो वैद्य होते हैं सबको बुला लिया जाता है, लेकिन कोई भी राजमाता का इलाज नहीं कर पाता। अब राजा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, अपने मंत्री के साथ बैठे होते हैं। तभी यहाँ पर मंत्री घूमने के लिए बाहर जाता है तो रास्ते में उसे एक वैद्य मिलते हैं और वैद्य से ये मंत्री कहने लगता है कि तुम्हें हमारी राजमाता का इलाज करना है, लेकिन इलाज तुम्हें मेरे तरीके से करना है। तो यहाँ पर उसे 50 स्वर्ण मुद्रा देते हैं। अब यहाँ पर जो वैद्य होता है वो भी लालच में आ जाता है और कहने लगता है ठीक है, मैं तुम्हारे हिसाब से ही इलाज करूँगा। इस पहलवान को काम दिया जाए और ऐसा काम दिया जाए जिससे कि पहलवान रास्ते से हट जाए और जो उसकी पत्नी है वो राजा के पास आ जाए। यहाँ पर दोनों ही काम हमारे हो जाएंगे। उसके बाद उस वैद्य को लेकर मंत्री सीधा राजा के पास पहुंच जाता है और राजा से कहने लगता है कि ये बहुत ही पहुँचे हुए विद्वान हैं और इन्होंने जिसका भी इलाज किया उसे आज तक ठीक ही किया है। अब राजा उसे लेकर अपनी माता के पास पहुंच जाता है। जैसे ही वैद्य जी माता की नब्ज़ देखते हैं, नब्ज़ देखते ही कहने लगते हैं कि इनका इलाज होना बहुत ही मुश्किल है, ये ठीक नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर राजा कहने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप बताइए तो सही कौन सी दवा लेकर आनी है, कहाँ से लेकर आनी है, तो आप जो कहोगे हम सब कुछ लाने के लिए तैयार हैं। अब यहाँ पर राजा की ऐसी बातों को सुनकर उसे वो मंत्री की बात याद आने लगती है और यहाँ पर वो राजा से कहने लगता है कि इसके लिए 4 हूरबिला चाहिए और उन 4 हूरबिलाओं का तेल निकाला जाएगा और उसके बाद यहाँ पर जो तेल है उससे राजमाता की जो मालिश की जाएगी उससे राजमाता बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब यहाँ पर राजा सोचने लगता है कि हूरबिला शायद कोई औषधि होती होगी। वो कहता है कि ये औषधि मिलेगी कहाँ। तो यहाँ पर जो वैद्य होते हैं वो कहने लगते हैं कि ये औषधि नहीं है, ये जानवर हैं और ये हिमालय के जंगलों में मिलेंगे। हिमालय के जंगलों से इन जानवरों को लेकर आना पड़ेगा। ये 4 हूरबिला लेकर आओगे, उसके बाद तुम्हारी राजमाता ठीक हो जाएगी। दोस्तों, राजा भी यहाँ पर अपनी सारे मंत्रियों को इकट्ठा करता है और तुरंत ही आदेश देता है कि जाओ इस तरह से हिमालय से 4 हूरबिला लेकर आओ। अब यहाँ पर हर कोई जाने के लिए तैयार नहीं होता। तभी यहाँ पर जो मंत्री होता है वो तुरंत ही बोल बैठता है कि महाराज, उस पहलवान को क्यों ना यूज किया जाए जिसने कहा था कि जो किसी से काम नहीं होगा उस काम को मैं करूँगा। आज उस पहलवान को यूज किया जाए। तो यहाँ पर राजा उस पहलवान को बुलाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें 4 हूरबिला लेकर आने हैं और 2 महीने का तुम्हारे पास समय है। अगर 2 महीने में तुम ना ले पाए तो तुम्हें तुम्हारे परिवार के साथ फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। दोस्तों, अब
अब यहाँ पर जो पहलवान होता है वो मन ही मन सोचने लगता है कि यार ये तो बहुत बड़ी विकट समस्या आ गई। वो अपने जो उसका स्थान होता है वहाँ जाकर लेट जाता है और 4-5 दिन तक वहीं पर लेटा रहता है, लेकिन यहाँ पर वो कहीं भी नहीं जाता। अब यहाँ पर जो राजा होता है उसका मंत्री होता है आपस में गुनगुनाने लगते हैं कि ये पहलवान तो जा ही नहीं रहा, ये तो यहीं पर समय ख़राब कर रहा है। अब यहाँ पर जो राजा होता है कहता है कि ठीक है, मैं इसके घर जाकर देखता हूँ। फिर राजा यहाँ पर खुद अकेले ही उसके घर जाने लगता है और घर जाने के बाद जब उसकी पत्नी को देखता है तो देखते ही फिर से मोहित हो जाता है और कहने लगता है कि तुम्हारा जो पति है वो तो बिल्कुल लाचार है, गंवार है, वो तो कुछ भी नहीं हो, तुम्हें क्या सेवा करता होगा, तुम्हारी क्या इच्छाओं की पूर्ति करता होगा, तुम तो बेकार की ऐसे व्यक्ति के साथ रह रही हो, अगर तुम चाहो तो राजमहल में भी रह सकती हो। जो पहलवान की पत्नी होती है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है, वो सोच में पड़ जाती है कि यहाँ पर राजा चाहता क्या है। वो कहती है कि ठीक है, आप यहीं पर बैठिए, मैं आपके लिए कुछ जलपान या भोजन की व्यवस्था करती हूँ। तो यहाँ पर राजा कहता है क्या मुझे घर के अंदर नहीं बुलाओगी? तो फिर वो कहती है ठीक है, मैं आपको अपने घर के अंदर बुलाती हूँ। दोस्तों, घर के अंदर पहले से ही एक कुआं खोदा होता है और उस कुएं के ऊपर एक चारपाई बिछा रखी होती है जो कच्चे सूत से बुनी होती है, उसके ऊपर एक मखमल की चादर फैला रखी होती है। अब यहाँ पर जो पहलवान की पत्नी होती है राजा से कहने लगती है कि राजा साहब आसन ग्रहण करिए, हमारे यहाँ आप जैसे आसन तो नहीं है पर फिर भी ये आसन है, आप इस पर बैठ जाइए। अब राजा को उस आसन पर बिठाया जाता है, तुरंत ही वो खाट टूट जाती है और राजा कुएं के अंदर चला जाता है। अब जो राजा होता है उस कुएं के अंदर चला जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि तूने बहुत ही गलत कदम उठा लिया है, अब तुझे इसका हर्जाना भरना पड़ेगा। दोस्तों, उसके बाद जैसे ही अगली सुबह होती है, जो यहाँ पर पहलवान की पत्नी होती है अपने जेठ के 2 लड़कों को बुलाती है और उनसे एक रस्सी मंगवाती है, उन्हें 2 स्वर्ण मुद्राएं देती है और उनसे कहती है कि यहाँ पर एक आदमी पड़ा हुआ, इसको बाहर निकालिए। उसके बाद उसे बाहर निकाला जाता है और बाहर निकालकर 50 कोड़े उसके ऊपर मारे जाते हैं और उसके बाद फिर उसे उसी कुएं के अंदर रस्सी की सहायता से डाल दिया जाता है। कुएं के अंदर एक मटका पानी रख दिया जाता है और 2 रोटी उसके साथ भेज दी जाती हैं। दोस्तों, ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है और जैसे ही मंत्री को पता चलता है कि राजा को 2 दिन बीत चुके हैं, राजा अभी तक वापस नहीं लौटे, ये तो पहलवान के घर गए थे लेकिन वापस क्यों नहीं आए, तो यहाँ पर मंत्री भी परेशान होने लगता है और फिर मंत्री सीधे राजा के पास उसी पहलवान के घर पहुँच जाता है और वहाँ जाकर जब देखता है कि यहाँ पर पहलवान की पत्नी अकेली है तो वो वहाँ पर कहता है कि मैं यहाँ पर रात गुजारना चाहता हूँ। अब यहाँ पर जो पहलवान की पत्नी है वो कहने लगती है कि ठीक है, आप भी आ जाइए। उन्हें भी अपने घर के अंदर ले जाती है और उसी चारपाई पर उन्हें भी बैठा देती है। वो भी फिर उसी कुएं के अंदर चले जाते हैं। अब राजा और मंत्री दोनों एक कुएं के अंदर हो गए तो राजा को देखकर मंत्री साहब कहने लगे आप यहाँ कैसे? तो यहाँ पर राजा साहब कहने लगते हैं कि तुम्हें भी सब कुछ पता चल गया होगा कि मैं यहाँ पर कैसे आया हूँ और तुम भी इसी तरह से यहाँ पर आ चुके हो। दोस्तों, जैसे ही अगली सुबह आती है फिर से वो अपने जो जेठ के लड़के होते हैं उनको बुलाती है और वही खातिरदारी उनकी फिर से स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों, इसी तरह से तीसरे दिन सेनापति आ जाता है। सेनापति को भी फिर वो इसी तरह से उस कुएं के अंदर डाल देती है। यहाँ पर उसकी भी इसी तरह से खातिरदारी होती है। चौथे दिन एक और उनका कोई एक पदाधिकारी आ जाता है, उसको भी इसी तरह से कुएं के अंदर डाला जाता है और उसकी भी अगले दिन इसी तरह से कोड़ों से खातिरदारी की जाती है। एक एक को आराम से निकाला जाता और निकालकर उसमें कोड़े मारकर फिर उसे उसी कुएं में वापस डाल दिया जाता है। ऐसे ही दिन प्रतिदिन बीतते रहते हैं। जो यहाँ पर जेठ के लड़के होते हैं वो भी बड़े खुश होते हैं, उन्हें हर दिन स्वर्ण मुद्राएं मिल जाती और मारने के लिए उन्हें लोग मिल जाया करते। इसी तरह से धीरे धीरे समय बीतता रहता है। इधर जो पहलवान होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। परेशान होकर सोचने लगता है कि यार तू अपनी पत्नी के पास चल, अब तो मरना तेरा निश्चित ही है क्योंकि तू हूरबिल्ला कहाँ से लेकर आएगा। अब इस सब के लिए वो अपनी पत्नी के पास आता है और पत्नी यहाँ अपने पति को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसे कहने लगती है आइए आपके लिए भोजन बना देती हूँ। तो यहाँ पर जो पहलवान होता है वो कहने लगता है कि मुझे भोजन नहीं खाना क्योंकि मेरे ऊपर बहुत बड़ी आफत आ चुकी है। अगर मैं 4 हूरबिल्ला नहीं लेकर आया तो राजा मुझे यहाँ पर मौत के घाट उतार देगा, मेरे पूरे परिवार को ख़त्म कर देगा। मैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में आ चुका हूँ, कुछ ही दिन बाकी बचे हुए हैं।
यहाँ पर जो पहलवान की पत्नी होती है अपने पति से कहने लगती है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसा करिए कुछ दिन के लिए मेरे गांव चले जाइए, वहाँ पर रहिए और कुछ दिन के बाद ही मैं आपका ये इंतज़ाम करा दूंगी, ये सब आपको मिल जाएगा। पहलवान जो होता है थोड़ा सा मंद बुद्धि का होता है, पत्नी के प्रति उसका बहुत ज़्यादा विश्वास होता है। अब वो अपनी पत्नी की बात मानकर सीधा अपनी ससुराल में पहुँच जाता है, वहाँ पर रहने लगता है। इधर जो पहलवान की पत्नी ने 4 लोगों को उस कुएँ के अंदर डाल रखा था, उनकी रोज़ पिटाई करवाया करती। अब यहाँ पर जो उसके जेठ के लड़के होते हैं उन्हें बुलाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि आसपास में जो भी पक्षी होते हैं उन सब के मुझे पंख चाहिए, किसी भी तरह से पंखों का इंतजाम करो। जो बच्चे होते हैं 2 ही दिन के अंदर बहुत सारे पंख ले आते हैं और एक कमरे के अंदर लाकर भर देते हैं। अब यहाँ पर एक तारकोल मंगाया जाता है और तारकोल को एक कढ़ाई के अंदर में गर्म किया जाता है। जब वो तारकोल पूरी तरह से गर्म हो जाता है फिर उसको धीरे धीरे करके ठंडा किया जाता है। दोस्तों, जब वो ठंडा होने लगता है तो यहाँ पर उन लोगों को जो कुएं के अंदर पड़े हुए थे उनमें से एक एक करके सभी को बाहर निकाला जाता है। सबसे पहले राजा को बाहर निकाला जाता है और निकाल कर उसे तारकोल के उस कढ़ा में नहाने के लिए बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर वो मना करता है। तो फिर यहाँ पर जो पहलवान की पत्नी होती है उसके हाथ में लठ होता है और कहती है अगर नहा लो, नहीं तो फिर मैं तुम्हें ज़बरदस्ती नहलाऊंगी। उसके बाद उसे नहलाया जाता है, नहला कर उसे उसी कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता है। इधर उधर घूमता है तो सारे जो पंख होते हैं उसके हर कोने कोने में चिपक जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद मंत्री को, उसके बाद जो सेनापति होता है उसको भी, और उसके बाद जो एक और इनका साथी होता है, यानी कि 4 लोगों के साथ में वही दोहराया जाता है। 4 लोगों के बिल्कुल इस तरह से हो जाते हैं जैसे कि मानो जंगल से ये बहुत बड़ा जंगली कोई जानवर हो। इस तरह से पंख उनके पूरे शरीर में चिपक जाते हैं। कहीं पर तो कबूतर का पंख चिपकता तो कहीं पर दूसरे और किसी पक्षी का पंख चिपक जाता। दोस्तों, जैसे ही 4 दिन बीतते हैं जो पहलवान होता है सीधा अपना पत्नी के पास आ जाता है और अपनी पत्नी से कहने लगता है कि क्या हूरविला मिल चुके हैं। तो यहाँ पर पत्नी कहती है कि हाँ, हूरविला मिल चुके हैं, लेकिन ये हूरविला थोड़े से ख़तरनाक हैं, लठ लेकर जाना और जब भी इनमें से कोई ज़्यादा इधर उधर भागने की कोशिश करे तो लठ से इनकी खबर ले लेना। पहलवान की मंद बुद्धि होती है। अब पहलवान उन 4 को देखता है, 4 के हाथों को बेल में बांध लेता है और पहले ही उनमें एक एक 2 लठ जड़ देता है। अब वो 4 के 4 डरने लगते हैं कि यार पता नहीं पहलवान रास्ते में ही हमें मार ना दें। उसके बाद वो 4 के 4 धीरे धीरे उसके साथ चलने लगते हैं और जाकर पहलवान उन्हें एक कोठरी के अंदर बंद कर देता है। अब सुबह यहाँ पर राजा से मिलना था, इसको सुबह राजा के दरबार में लोगों को पेश करना था। अब ये यहाँ पर सोचने लगते हैं कि ये पेश किसके पास करेगा, ये होगा क्या। अगर महारानी को पता चला कि 4 हूरविला आ चुके हैं तो वो हमारा तेल निकलवा देगी, हम सब के सब लोग मारे जाएंगे। अब यहाँ पर राजा बैठकर सोचने लगता है और राजा कहने लगता है कि इस कोठरी में एक गुप्त द्वार है जो महारानी के कमरे में जाकर निकलता है। आप ऐसा करिए, इस पत्थर को उठवाइए, मेरी मदद कीजिए। फिर वहाँ से उस पत्थर को हटवाया जाता है और हटवा कर राजा उस गुप्त द्वार से सीधे रानी के कमरे में पहुँच जाता है। और जब रानी इस तरह से ऐसे जानवर को देखती है तो रानी एकदम से बहुत ही ज़्यादा विचलित हो जाती है, शोर मचाने लगती है। आसपास में जो पहरेदार होते हैं तुरंत ही वहाँ पर पहुँच जाते हैं और राजा की जमकर पिटाई की जाती है। जब राजा यहाँ पर रानी से कहने लगता है कि मैं कोई और नहीं, मैं तुम्हारा राजा हूँ। उसके बाद जब रानी आवाज़ को पहचान जाती है तो पहरेदारों को वहाँ से भेज देती है। उसके बाद यहाँ पर मिट्टी का तेल मंगाया जाता है, मिट्टी के तेल से उसके जो शरीर पर तारकोल था उसे छुड़ाया जाता है और जब उसका शरीर को देखा जाता है तो उस पर बहुत ही कोड़ों के निशान पड़े होते हैं। रानी पूछने लगती है कि ये सब कैसे हुआ। तो राजा यहाँ पर कहता है कि ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा, मैं कई दिन से सोया नहीं हूँ, मुझे आज सो जाने दीजिए। उसके बाद राजा सो जाता है और जो बाकी के 3 लोग होते हैं उस कमरे के अंदर बंद होते हैं। जैसे ही अगली सुबह होती है, अब यहाँ पर पहलवान उस कोठरी के अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर 3 लोग मिलते हैं, एक लोग है ही नहीं। तो अब यहाँ पर वो परेशान होने लगता है और उनसे कहता है कि अगर तुमने चौथे के बारे में नहीं बताया तो मैं तुम्हें यहीं पर जान से मार दूंगा। अब यहाँ पर वो लोग डरने लगते हैं और कहने लगते हैं कि बस तुम्हें राजा से यही कहना है कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है, अगर तुमने ज़्यादा मेरे साथ में होशियारी दिखाने की कोशिश की तो मैं सारी पोल पट्टी आपकी खोल दूंगा। उसके बाद राजा के पास उन तीनों को लेकर पेश किया जाता है। राजा दरबार में बैठते हैं तो यहाँ पर इस पहलवान से कहने लगते हैं, मैंने तो आपको 4 हूरविलाओं के लिए कहा था, ये तो 3 हैं। तो यहाँ पर वो राजा के कान में एक बात कहते हैं कि अगर ज़्यादा 3-5 करने की कोशिश की तो मैं आपकी पोल पट्टी खोल दूँगा, सब कुछ मैं लोगों के बता दूँगा कि आप कौन हो और किस तरह से
आपके साथ में हुआ है। दोस्तों यहाँ पर राजा भी समझ जाता है कि इसे सब कुछ पता चल चुका है, अब यहाँ पर ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर बस यही कहा जाता है कि इन लोगों को नहलाया धुलाया जाए, उसके बाद इनका तेल निकाला जाएगा। दोस्तों जब उनको नहला धुला कर उनको साफ़ किया जाता है तो वो अपने भेष में आ जाते हैं, और भेष में आने के बाद यहाँ पर जो राजा होता है वो अपनी गलती का एहसास करता है, और मंत्री भी अपनी गलती का एहसास करते हैं। सभी लोग सोचने लगते हैं कि अब इस पहलवान को तो यहाँ से निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि ये सबके सामने यहाँ पर इस तरह की हुरबिला ले आया है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर पहलवान की जो तनख्वाह है उसे डबल कर दिया जाता है। तो ये कहानी आप लोगों को एक शिक्षा देकर जाती है कि अगर हम दूसरे के धन पर, दूसरे की पत्नी पर इस तरह से नज़र रखेंगे तो किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। दोस्तों ये कहानी उन लोगों को ज़रूर सुननी चाहिए जो लोग दूसरे की जनानियों पर, दूसरे के धन पर अपनी नज़र रखते हैं और वो ये चाहते हैं कि ये सब मेरा हो जाए। तो दोस्तों ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, दूसरे का धन तो दूसरे का ही होता है। अगर ऐसी कोई इच्छा पालकर अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो वो आगे नहीं बढ़ता, वो इसी तरह से फेल हो जाता है जैसे यहाँ पर ये चारों के चारों लोग फेल हो गए। इनके मन में इच्छा ये थी, राजा यहाँ पर चाहते थे कि जो पहलवान की पत्नी है वो मेरी पत्नी बन जाए, और यहाँ पर जो इनके मंत्री हैं वो भी इनका साथ देते हैं। और इनके साथ में फिर होता क्या है आप सभी ने ये सब देखा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद,